हेलो दोस्तों, वी वेलकम्स यू टू द ह्यूमैनिटी FM एट ह्यूमैनिटी न्यूज़ चैनल। आज हम एक ऐसे महामानव डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में जानेंगे जिन्होंने अपना जीवन पूरा भारतवर्ष के लिए समर्पण कर दिया और देश का संविधान उन्होंने लिखा। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक भारतीय बहुभाषा ज्ञानी, संविधान शिल्पी, समाज सुधारक, कानूनविद एवं प्रथम कानून मंत्री थे। बाबा साहब जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ। 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हुई। वह बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से लोकप्रिय थे। वह विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों दलितों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया। श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि न्याय मंत्री थे और संविधान के जनक तथा भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। उनका जन्म महू प्रांत, ब्रिटिश प्रांत में हुआ था, जो अब मध्य प्रदेश भारत में आता है, अंबेडकर नगर में। उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई थी, 65 वर्ष में। अब उनके नाम से डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक नई दिल्ली में स्थापित है। उनका समाधि स्थल चैत्य भूमि, मुंबई, महाराष्ट्र है। उनका जन्म का नाम भीमराव था, अन्य नाम बाबा साहब अंबेडकर था। राष्ट्रीयता उनकी भारतीय थी। उनका राजनीतिक दल शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, स्वतंत्र लेबर पार्टी, भारतीय रिपब्लिकन पार्टी। अन्य राजनीतिक संबद्धताएं: बहिष्कृत हितकारिणी सभा, समता सैनिक दल। शैक्षिक संगठन जो उन्होंने निर्माण किया था: डिप्रेस्ड क्लासेस एजुकेशन सोसाइटी, द बॉम्बे शेड्यूल कास्ट इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, पीपल एजुकेशन सोसाइटी। धार्मिक संगठन: भारतीय बौद्ध महासभा। उनकी जीवन संगिनी रमा बाई अम्बेडकर था। उनकी दूसरी जीवन संगिनी सविता अम्बेडकर था। संबंध: अम्बेडकर परिवार से उनके बच्चे यशवंत अम्बेडकर। निवास: राजगिरी, मुंबई में था। अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक, दिल्ली, जो अब परिवर्तित हो चुका है। शैक्षिक संबद्धता: मुंबई विश्वविद्यालय से उन्होंने BA की डिग्री हासिल की। कोलंबिया विश्वविद्यालय से MA, PhD, LLD की। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से MSc, DSc, ग्रेजुएट इन बैरिस्टरेट लॉ। व्यवसाय: वकील, प्रोफेसर व राजनीतिज्ञ थे। पेशा उनका विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद, दार्शनिक, लेखक, पत्रकार, समाजशास्त्री, मानव विज्ञानी, शिक्षाविद, धर्मशास्त्री, इतिहासविद, प्रोफेसर, संपादक थे। धर्म: उन्होंने बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया। सम्मान: बोधिसत्व 1956, भारत रत्न 1990, मरणोपरांत। पहले कोलंबियन अहेड ऑफ देयर टाइम 2004, द ग्रेटेस्ट इंडियन 2012। अम्बेडकर विपुल प्रतिभा के छात्र थे। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दोनों विश्वविद्यालयों से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। विधि, अर्थशास्त्र, राजनीति आदि में उन्होंने शोध कार्य किए। व्यावसायिक जीवन के आरंभ भाग में ये अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे एवं वकालत भी की तथा बाद का जीवन राजनीतिक गतिविधियों में अधिक बीता। इसके बाद अंबेडकर भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रचार और चर्चाओं में शामिल हो गए और पत्रिकाओं को प्रकाशित करने लगे। राजनीतिक अधिकारी को वकालत करने और दलितों के लिए सामाजिक स्वतंत्रता की वकालत की और भारत के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। हिंदू पंथ में व्याप्त कुरीतियों और छुआछूत की प्रथा से तंग आकर सन 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। सन 1990 में उन्हें भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से मरणोपरांत सम्मानित किया गया। 14 अप्रैल को उनका जन्म दिवस अम्बेडकर जयंती के रूप में भारत समेत दुनिया भर में मनाया जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर की विरासत में लोकप्रिय संस्कृति में कई स्मारक और चित्रण शामिल हैं। अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था, जो ब्रिटिश भारत के मध्य प्रांत, अब मध्य प्रदेश में स्थित
महू नगर सैन्य छावनी में हुआ था। वे रामजी, मालोजी, सकपाल और भीमाबाई की 14वीं व अंतिम संतान थे। उनका परिवार कबीर पंथ को मानने वाला मराठी मूल का था और वो वर्तमान महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के आंबडवे गांव का निवासी था। वे हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे जो तब अछूत कही जाती थी और इस कारण उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव सहन करना पड़ता था। भीमराव अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत थे और उनके पिताजी रामजी सकपाल भारतीय सेना की महू छावनी में सेवारत थे तथा यहाँ काम करते हुए वे सूबेदार के पद पर पहुँचे थे। उन्होंने मराठी और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। अपनी जाति के कारण बालक भीम को सामाजिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था। विद्यालय पढ़ाई में सक्षम होने के बावजूद छात्र भीमराव को छुआछूत के कारण अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। 7 नवंबर 1900 को रामजी सकपाल ने सतारा की गवर्नमेंट हाई स्कूल में अपने बेटे भीमराव का नाम भीवा रामजी आंबडवेकर दर्ज कराया। उसके बचपन का नाम भीवा था। आंबेडकर का मूल नाम सकपाल की बजाय आंबडवेकर लिखवाया था, जो कि उनके आंबडवे गांव से संबंधित था, क्योंकि कोंकण प्रांत के लोग अपना उपनाम गांव के नाम से रखते थे। अतः आंबेडकर के आंबडवे गांव से आंबडवे उपनाम स्कूल में दर्ज करवाया गया। बाद में एक देवरू के ब्राह्मण शिक्षक कृष्णा महादेव आंबेडकर, जो उनके विशेष स्नेह रखते थे, ने उनका नाम आंबडवेकर हटाकर अपना सरल आंबेडकर नाम जोड़ दिया। तब से आज तक आंबेडकर नाम से जाने जाते हैं। रामजी सकपाल परिवार के साथ मुंबई चले आए। अप्रैल 1900 में जब भीमराव लगभग 15 वर्ष के आयु के थे तो 9 साल की लड़की रमाबाई से उनकी शादी कराई गई। तब वे 5वीं में पढ़ रहे थे। उन दिनों भारत में बाल विवाह का प्रचलन था। आंबेडकर जी की प्राथमिक शिक्षा सतारा शहर के रजवाड़ा चौक स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल अप्रताप हाई स्कूल में 7 नवंबर 1900 को अंग्रेजी की पहली कक्षा में प्रवेश लिया। इसी दिन से उनके शैक्षिक जीवन का आरंभ हुआ, इसलिए 7 नवंबर को महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस समय उन्हें भीवा कहकर बुलाया जाता था। स्कूल में उस समय भीवा रामजी अम्बेडकर यह उनका उपस्थिति पंजी में 1914 अंकित था। जब वे अंग्रेजी 4वीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण हुए, तब क्योंकि यह अछूतों में असामान्य बात थी, इसलिए भीमराव की सफलता को अछूतों के बीच सार्वजनिक समारोह के रूप में मनाया गया और उनके परिवार के मित्र एवं लेखक दादा केलुस्कर द्वारा खुद की लिखी बुद्ध की जीवनी उन्हें भेंट की गई। उसे पढ़कर उन्होंने पहली बार गौतम बुद्ध व बौद्ध धर्म को जाना एवं उनकी शिक्षा से प्रभावित हुए। माध्यमिक शिक्षा 1897 में अम्बेडकर का परिवार मुंबई चला गया, जहां उन्होंने एल्फिंस्टोन रोड पर स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल में आगे की शिक्षा प्राप्त की। बॉम्बे विश्वविद्यालय में स्नातक अध्ययन 1960 में उन्होंने अपनी मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और अगले वर्ष उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश किया, जो कि बॉम्बे विश्वविद्यालय से संबद्ध था। इस स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने वाले अपने समुदाय से वे पहले व्यक्ति थे। 1912 तक उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में कला स्नातक BA प्राप्त की और बड़ौदा राज्य सरकार के साथ काम करने लगे। उनकी पत्नी ने अभी अपने नए परिवार को स्थानांतरित कर दिया था और काम शुरू किया जब उन्होंने अपने बीमार पति को देखने के लिए मुंबई वापस लौटना पड़ा, जिनका 2 फरवरी 1913 को निधन हो गया। 1913 में अम्बेडकर 22 साल की आयु में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, जहां उन्हें सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय बड़ौदा के गायकवाड़ द्वारा स्थापित एक योजना के तहत न्यूयॉर्क शहर स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त की। अवसर प्रदान करने के लिए 3 साल के लिए उसे $11.5 प्रति माह बड़ौदा राज्य की छात्रवृत्ति प्रदान की गई। वहां पहुंचने के तुरंत बाद वे लिविंगस्टन हॉल में पारसी मित्र नवल भातेना के साथ बस गए। जून 1915 में उन्होंने अपनी कला स्नातकोत्तर MA परीक्षा पास की, जिसमें अर्थशास्त्र प्रमुख विषय, समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र और मानव विज्ञान या अन्य विषय थे। उन्होंने स्नातकोत्तर के लिए एशियंट इंडियन कॉमर्स
प्राचीन भारतीय वाणिज्य विषय पर शोध कार्य प्रस्तुत किया। अम्बेडकर जॉन डेवी और लोकतंत्र पर उनके काम से प्रभावित थे। अम्बेडकर जॉन डेवी और लोकतंत्र पर उनके काम से प्रभावित थे। 1916 में उन्हें अपना दूसरा शोध कार्य नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया हिस्टोरिक एंड एनालिटिकल स्टडी के लिए दूसरी कला स्नातकोत्तर प्रदान की गई और अंततः उन्होंने लंदन की राह ली। 1916 में अपने तीसरे शोध कार्य इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फिनांस इन ब्रिटिश इंडिया के लिए अर्थशास्त्र में पीएचडी प्राप्त की। अपने शोध कार्य को प्रकाशित करने के बाद 1927 में अधिकृत रूप से पीएचडी प्रदान की गई। 9 मई उन्होंने मानव विज्ञान अलेक्जेंडर गोल्डनबेइजर द्वारा आयोजित एक सेमिनार में भारत में जातियों, उनकी प्रणाली, उत्पत्ति और विकास नामक एक शोध पत्र प्रस्तुत किया, जो उनकी पहला प्रकाशित पत्र था। 3 वर्ष तक की अवधि के लिए मिली हुई छात्रवृत्ति का उपयोग उन्होंने केवल 2 वर्षों में अमेरिका में पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए किया और वे 1916 में लंदन चले गए। अक्टूबर 1916 में लंदन चले गए और वहाँ उन्होंने ग्रेज इन में बैरिस्टर कोर्स विधि अध्ययन के लिए प्रवेश किया और साथ ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी प्रवेश किया, जहाँ उन्होंने अर्थशास्त्र की डॉक्टरेट थीसिस पर काम करना शुरू कर दिया। जून 1917 में विवश होकर उन्हें अपना अध्ययन अस्थायी तौर पर बीच में ही छोड़कर भारत लौट आए, क्योंकि बड़ौदा राज्य से उनकी छात्रवृत्ति समाप्त हो गई थी। लौटते समय उनके पुस्तक संग्रह को उस जहाज से अलग जहाज पर भेजा गया था, जिसे जर्मन पनडुब्बी के टारपीडो द्वारा डुबो दिया गया। ये प्रथम विश्व युद्ध का काल था। उन्हें 4 साल के भीतर अपने थीसिस के लिए लंदन लौटने की अनुमति मिली। बड़ौदा राज्य के सेना सचिव के रूप में काम करते हुए अपने जीवन में अचानक फिर से आए भेदभाव से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर निराश हो गए और अपनी नौकरी छोड़ एक निजी ट्यूटर और लेखाकार के रूप में काम करने लगे। यहाँ तक कि उन्होंने अपना परामर्श व्यवसाय भी आरंभ किया, जो उनकी सामाजिक स्थिति के कारण विफल रहा। अपने एक अंग्रेज जानकार मुंबई के पूर्व राज्यपाल लॉर्ड सिडनेम के कारण उन्हें मुंबई के सिडनेम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में नौकरी मिल गई। 1920 में कोल्हापुर के साहू महाराज अपने पारसी मित्र के सहयोग और कुछ निजी बचत के सहयोग से वो एक बार फिर से इंग्लैंड वापस जाने में सफल हो गए तथा 1921 में विज्ञान स्नातकोत्तर एमएससी प्राप्त की, जिसके लिए उन्होंने प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया ने बैरिस्टर एट लॉज डिग्री प्रदान की और उन्हें ब्रिटिश बार में बैरिस्टर के रूप में प्रवेश मिला। 1923 में उन्होंने अर्थशास्त्र में डीएससी डॉक्टर ऑफ साइंस उपाधि प्राप्त की। उनकी थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिनल एंड इट्स सॉल्यूशन पर थी। लंदन का अध्ययन पूर्ण कर भारत वापस लौटे भीमराव अम्बेडकर उनकी 3 महीने जर्मनी में रुके, जहां उन्होंने अपनी अर्थशास्त्र का अध्ययन बान विश्वविद्यालय में जारी रखा, किंतु समय की कमी से विश्वविद्यालय में अधिक नहीं ठहर सके। उनकी तीसरी और चौथी डॉक्टरेट एलएलडी कोलंबिया विश्वविद्यालय 1952 और डीलिट उस्मानिया विश्वविद्यालय 1953 सम्मानित उपलब्धियां थीं। छुआछूत के विरुद्ध उनका संघर्ष। अम्बेडकर ने कहा था कि छुआछूत गुलामी से भी बदतर है। अम्बेडकर बड़ौदा के रियासत राज्य द्वारा शिक्षित थे, अतः उनकी सेवा करने के लिए बाध्य थे। उन्हें महाराजा गायकवाड़ का सैन्य सचिव नियुक्त किया गया, लेकिन जातिगत भेदभाव के कारण कुछ ही समय उन्हें यह नौकरी छोड़नी पड़ी। उन्होंने इस घटना को अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर अ वीजा में वर्णित किया। इसके बाद उन्होंने अपने बढ़ते परिवार के लिए जीविका साधन खोजने के लिए पुनः प्रयास किए, जिसके लिए उन्होंने लेखाकार के रूप में एवं निजी शिक्षक के रूप में काम किया और एक निवेश परामर्श व्यवसाय की स्थापना की। किंतु ये सभी प्रयास तब विफल हो गए जब उनके ग्राहकों ने जाना कि ये अछूत है। 1918 में मुंबई में सिडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने। हालांकि वे छात्रों के साथ सफल रहे, फिर भी अन्य प्रोफेसरों के साथ पानी पीने, बर्तन साझा करने पर उनका विरोध किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 में तैयार कर रही साउथ बोरो समिति के समक्ष भारत के एक प्रमुख विद्वान के तौर पर अम्बेडकर को साक्ष्य देने के लिए आमंत्रित किया गया। इस सुनवाई के दौरान अम्बेडकर ने दलितों
और अन्य धार्मिक समुदाय के लिए पृथक निर्वाचिका आरक्षण देने की वकालत की। 1920 में बम्बई से उन्होंने साप्ताहिक मूकनायक के प्रकाशन की शुरुआत की। यह प्रकाशन शीघ्र ही पाठकों में लोकप्रिय हो गया। तब अम्बेडकर ने इसका प्रयोग रूढ़िवादी हिंदू राजनेताओं व जाति भेदभाव के से लड़ने के प्रति भारतीय राजनीतिक समुदाय की अनिच्छा की आलोचना करने के लिए किया। उनके दलित वर्ग के एक सम्मेलन के दौरान दिए गए भाषण में कोल्हापुर राज्य के स्थानीय शासक साहू चतुर्थ को बहुत प्रभावित किया, जिनका अम्बेडकर के साथ भोजन करना रूढ़िवादी समाज में हलचल मचा दिया। अम्बेडकर हाई कोर्ट में विधि अभ्यास करते हुए उन्होंने अछूतों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें ऊपर उठाने के प्रयास किए। उनका पहला संगठित प्रयास केंद्रीय संस्थान बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना था। इनका उद्देश्य शिक्षा और सामाजिक आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के साथ ही अवसादग्रस्त वर्गों के रूप में संदर्भित बहिष्कार के कल्याण करना था। दलित अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने मूकनायक, बहिष्कृत भारत, समता, प्रबुद्ध भारत और जनता जैसी 5 पत्रिकाएं निकाली। सन 1925 में उन्हें बम्बई प्रेसिडेंसी समिति के सभी यूरोपीय सदस्यों वाले साइमन कमीशन में काम करने के लिए नियुक्त किया गया। इस आयोग के विरोध में भारत भर में विरोध प्रदर्शन हुए, जहां इसकी रिपोर्ट को अधिकतर भारतीयों द्वारा नज़रअंदाज कर दिया गया। अम्बेडकर ने अलग से भविष्य के संवैधानिक सुधारों के लिए सिफारिश लिखकर भेजी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के अंतर्गत 1 जनवरी 1818 को हुई कोरेगांव की लड़ाई के दौरान मारे गए भारतीय सैनिकों के सम्मान में अम्बेडकर ने 1 जनवरी 1927 को कोरेगांव विजय स्मारक में एक समारोह आयोजित किया। यहाँ महार समुदाय के संबंधित सैनिक के नाम संगमरमर के एक शिलालेख पर खुदवाए गए तथा कोरेगांव को दलित स्वाभिमान का प्रतीक बनाया। सन 1927 तक डॉक्टर अम्बेडकर ने छुआछूत के विरुद्ध एक व्यापक एवं सक्रिय आंदोलन आरंभ करने का निर्णय किया। उन्होंने सार्वजनिक आंदोलनों, सत्याग्रह और जुलूसों के द्वारा पेयजल के सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी वर्गों के लिए खुलवाने के साथ ही उन्होंने अछूतों को भी हिंदू मंदिर में प्रवेश कराने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने महाड़ शहर में अछूत समुदाय को भी शहर की 4 दीवार तालाब से पानी लेने का अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह चलाया। 1927 के अंत में सम्मेलन में अम्बेडकर ने जाति भेदभाव और छुआछूत को वैचारिक रूप से न्याय संगत बनाने के लिए प्राचीन हिंदू पाठ मनुस्मृति, जिसके कई पद खुलकर जाति भेदभाव, जातिवाद का समर्थन करते हैं, की सार्वजनिक रूप से निंदा की और उन्होंने औपचारिक रूप से प्राचीन पाठ के प्रतियां जलाई। 25 दिसंबर 1927 को उन्होंने हजारों अनुयायियों के नेतृत्व में मनुस्मृति की प्रतियों को जलाया। इसकी स्मृति में प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में अम्बेडकरवादी और हिंदू दलितों द्वारा मनाया जाता है। 1930 में अम्बेडकर ने 3 महीने की तैयारी के बाद कालाराम मंदिर सत्याग्रह शुरू किया। कालाराम मंदिर आंदोलन में लगभग 15,000 स्वयंसेवक इकट्ठे हुए, जिससे नासिक की सबसे बड़ी प्रतिक्रियाएं हुई। जुलूस का नेतृत्व एक सैन्य बैंड ने किया था। स्काउट का एक बैच महिलाओं और पुरुष पहली बार भगवान को देखने के लिए अनुशासन, आदेश और दृढ़ संकल्प से चले गए थे। जब वे द्वार तक पहुंचे तो द्वार ब्राह्मण अधिकारियों द्वारा बंद कर दिया गया। पूना पैक्ट। अब तक भीमराव अम्बेडकर आज तक की सबसे बड़ी अछूत राजनीतिक हस्ती बन चुके थे। उन्होंने मुख्य धारा के महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों की जाति व्यवस्था के उन्मूलन के प्रति उनकी कथित उदासीनता की कटु आलोचना की। अम्बेडकर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके नेता महात्मा गांधी की आलोचना की। उन्होंने उन पर अछूत समुदाय को एक करुणा की वस्तु के रूप में प्रस्तुत करने का आरोप लगाया। अम्बेडकर ब्रिटिश शासन की विफलताओं से भी असंतुष्ट थे। उन्होंने अछूत समुदाय के लिए एक ऐसी अलग राजनीतिक पहचान की वकालत की जिसमें कांग्रेस और ब्रिटिश दोनों की ही कोई दखल न हो। लंदन में 8
8 अगस्त 1930 को एक शोषित वर्ग के सम्मेलन यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान अंबेडकर ने अपनी राजनीतिक दृष्टि को दुनिया के सामने रखा, जिनके अनुसार शोषित वर्ग की सुरक्षा उनके सरकार और कांग्रेस दोनों से स्वतंत्र होने में है। हमें अपना रास्ता स्वयं बनाना होगा और स्वयं राजनीतिक शक्ति शोषितों की समस्याओं का निवारण नहीं हो सकती। उनका उद्धार समाज में उनका उचित स्थान पाने में निहित है। उनको अपना रहने का बुरा तरीका बदलना होगा। उनको शिक्षित होना चाहिए। एक बड़ी आवश्यकता उनकी हीनता की भावना को झकझोरने और उनके अंदर उस दैवी असंतोष की स्थापना करने की है जो सभी ऊंचाइयों का स्रोत है। अंबेडकर ने कांग्रेस और गांधी द्वारा चलाए गए नमक सत्याग्रह की आलोचना की। उनकी अछूत समुदाय में बढ़ती लोकप्रियता और जन समर्थन के चलते उनको 1931 में लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। वहां उनकी अछूतों को पृथक निर्वाचिका देने के मुद्दे पर गांधी से तीखी बहस हुई। एक ब्रिटिश डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से सहमत हुए। धर्म और जाति के आधार पर पृथक निर्वाचिका देने के प्रबल विरोधी गांधी ने आशंका जताई कि अछूतों को दी गई पृथक निर्वाचिका हिंदू समाज को विभाजित कर देगी। गांधी को लगता था कि सवर्णों को छुआछूत भुलाने के लिए, उनके हृदय परिवर्तन होने के लिए उन्हें कुछ वर्षों की अवधि दी जानी चाहिए, किंतु यह तर्क गलत सिद्ध हुआ जब सवर्णों हिंदुओं द्वारा पुनः संधि के कई दशकों बाद भी छुआछूत का नियमित पालन होता रहा। 1932 में ब्रिटिशों ने अंबेडकर के विचारों के साथ सहमति व्यक्त करते हुए अछूतों को पृथक निर्वाचिका देने की घोषणा की। कम्युनल अवार्ड की घोषणा गोलमेज सम्मेलन में हुए विचार विमर्श का ही परिणाम था। इस समझौते के तहत अंबेडकर द्वारा उठाई गई राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग को मानते हुए पृथक निर्वाचिका में दलित वर्गों को 2 वोटों का अधिकार प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत 1 वोट से दलित अपना प्रतिनिधित्व चुन सकते थे व दूसरी वोट से सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व चुनने का आज़ादी थी। इस प्रकार दलित प्रतिनिधि केवल दलितों को ही वोट से चुना जाना था। इस प्रावधान में अब दलित प्रतिनिधि को चुनने में सामान्य वर्ग का कोई दखल शेष नहीं रहा था, लेकिन वही दलित वर्ग अपनी दूसरी वोट का इस्तेमाल करते हुए सामान्य वर्ग के प्रतिनिधि को चुनने में अपनी भूमिका निभा सकता था। ऐसी स्थिति में दलितों द्वारा चुना गया दलित उम्मीदवार दलितों की समस्या को अच्छी तरह से तो रख सकता था, किंतु गैर उम्मीदवार के लिए यह जरूरी नहीं था। उनकी समस्याओं को समाधान का प्रयास भी करता। गांधी इस समय पूना की येरवड़ा जेल में थे। कम्युनल अवार्ड की घोषणा होते ही गांधी ने पहले तो प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इसे बदलवाने की मांग की, लेकिन जब उनको लगा कि उनकी मांग पर कोई अमल नहीं किया जा रहा है तो उन्होंने मरण व्रत रखने की घोषणा कर दी। तभी अम्बेडकर ने कहा कि गांधी देश की स्वतंत्रता के लिए यह व्रत रखता तो अच्छा होता, लेकिन उन्होंने दलित लोगों के विरोध में यह व्रत रखा, जो बेहद अपमानजनक अफसोसजनक है। जबकि भारतीय ईसाई, मुसलमान और सिख को मिले पृथक निर्वाचन के अधिकारों को लेकर गांधी की ओर से कोई आपत्ति नहीं किया गया, लेकिन दलित को मिले पृथक निर्वाचन के लिए उन्होंने आपत्ति दर्ज की। यह उनकी मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने यह भी कहा कि गांधी कोई अमर व्यक्ति नहीं है। भारत में न जाने कितने ऐसे लोगों ने जन्म लिया और चले गए। अंबेडकर ने कहा कि गांधी की जान बचने के लिए वह दलितों के हितों का त्याग नहीं कर सकता। अब मरण व्रत के कारण गांधी जी की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। गांधी के प्राणों पर भारी संकट आन पड़ा और पूरा हिंदू समाज अंबेडकर का विरोधी बन गया। देश में बढ़ते दबाव को देख अंबेडकर 24 सितंबर 1932 को शाम 5 बजे येरवड़ा जेल पहुंचे। यहां गांधी और अंबेडकर के बीच समझौता हुआ, जो बाद में पूना पैक्ट के नाम से जाना गया। इस समझौते में अंबेडकर ने दलितों को कम्युनल अवार्ड में मिले पृथक निर्वाचन के अधिकार को छोड़ने की घोषणा की, लेकिन इसके साथ ही कम्युनल अवार्ड में मिले 78 आरक्षित सीटों की बजाय पूना पैक्ट में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाकर 148 करवा ली। इसके साथ ही अछूत लोगों के लिए प्रत्येक प्रांत में शिक्षा अनुदान से पर्याप्त राशि नियत करवाई और सरकारी नौकरियों से बिना किसी भेदभाव के दलित वर्ग के लोगों की भर्ती को सुनिश्चित किया और इस तरह से अंबेडकर ने महात्मा गांधी की जान बचाई। अंबेडकर इस समझौतों से असमाधानी थे।
उन्होंने गांधी के इस अनशन को अछूतों को उनके राजनीतिक अधिकार से वंचित करने और उन्हें उनकी मांग से पीछे हटने के लिए दबाव डालने के लिए गांधी द्वारा खेला गया एक नाटक करार दिया। 1942 में अंबेडकर ने इस समझौते पर धिक्कार किया और स्टेट ऑफ माइनॉरिटी इस ग्रंथ में भी पूना पैक्ट संबंधी नाराजगी व्यक्त की। भारतीय रिपब्लिकन पार्टी द्वारा भी इससे कई बार धिक्कार सभाएं हुई। अंबेडकर का राजनीतिक करियर 1926 से प्रारंभ हुआ और 1956 तक वो राजनीतिक क्षेत्र में विभिन्न पदों पर रहे। दिसंबर 26 में बॉम्बे के गवर्नर ने उन्हें बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य के रूप में मानित किया। उन्होंने अपने कर्तव्यों को गंभीरता से लिया और अक्सर आर्थिक मामलों का भाषण दिए। वे 1936 तक बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य से 13 अक्टूबर 1935 को अम्बेडकर को सरकारी लॉ कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया और इस पद पर उन्होंने 2 वर्ष तक कार्य किया। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में रामजस कॉलेज के संस्थापक श्री राय केदारनाथ की मृत्यु के बाद इस कॉलेज में गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष रूप में कार्य किया। अम्बेडकर बम्बई में बस गए। उन्होंने यहाँ एक 3 मंजिला बड़े घर का राजगृह निर्माण कराया जिसमें उनकी निजी पुस्तकालय में 50,000 से अधिक पुस्तकें थी। यह दुनिया में का सबसे बड़ी निजी पुस्तकालय था। इसी वर्ष 26 मई 1935 को उनकी पत्नी रमाबाई एक लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हो गई। रमाबाई अपनी मृत्यु के पहले तीर्थ यात्रा में के लिए पंढरपुर जाना चाहती थी पर अम्बेडकर ने उन्हें इसकी इजाज़त नहीं दी। अम्बेडकर ने कहा उस हिंदू तीर्थ में जहाँ उनको अछूत माना जाता है जाने का कोई औचित्य नहीं। इनके बजाय उन्होंने इनके लिए एक नया पंढरपुर बनाने की बात कही। 1936 में अम्बेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की जो 1937 में केंद्रीय विधान सभा चुनाव में 13 सीटें जीती। अम्बेडकर को बॉम्बे विधानसभा के विधायक के रूप में चुना गया था। वह 1942 तक विधानसभा के सदस्य रहे और इस दौरान उन्होंने बॉम्बे विधानसभा के विपक्ष के नेता के रूप में कार्य किया। इसी वर्ष अम्बेडकर ने 15 मई 1936 को अपनी पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट प्रकाशित की जो उनके न्यूयॉर्क में लिखे एक शोध पत्र पर आधारित थी। इस पुस्तक में अम्बेडकर ने हिंदू धार्मिक नेताओं और जाति व्यवस्था की जोरदार आलोचना की। उन्होंने अछूत समुदाय के लोगों को गांधी द्वारा रचित शब्द हरिजन पुकारने के कांग्रेस के फैसले की कड़ी निंदा की। बाद में 55वें BBC साक्षात्कार में उन्होंने गांधी पर उनके गुजराती भाषा में पत्रों में जाति व्यवस्था का समर्थन करना था अंग्रेजी भाषा में पत्रों में जाति व्यवस्था का विरोध करने का आरोप लगाया। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन एक सामाजिक राजनीतिक संगठन था जिनकी स्थापना दलित समुदाय के अधिकारों के लिए अभियान चलाने के लिए 1942 में अम्बेडकर द्वारा की गई। वर्ष 1942 से 46 के दौरान अम्बेडकर ने रक्षा सलाहकार समिति और वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री के रूप में सेवारत रहे। अम्बेडकर ने भारत की आज़ादी की लड़ाई सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था। पाकिस्तान की मांग कर रहे मुस्लिम लीग के लाहौर रिजोल्यूशन 1940 के बाद अम्बेडकर ने थॉट्स ऑफ पाकिस्तान नामक 400 पृष्ठों वाला एक पुस्तक लिखा जिसने अपने सभी पहलुओं में पाकिस्तान की अवधारणा का विश्लेषण किया। इसमें उन्होंने मुस्लिम लीग की मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की आलोचना की। साथ ही यह तर्क दिया कि हिंदुओं को मुसलमानों के पाकिस्तान का स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने प्रस्तावित किया कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम बहुमत वाले हिस्सों को अलग करने के लिए पंजाब और बंगाल की प्रांतीय सीमाओं को फिर से तैयार किया जाना चाहिए। उन्होंने सोचा कि मुसलमानों को प्रांतीय सीमाओं को फिर से निकलने के लिए कोई आपत्ति नहीं हो सकती। अगर उन्होंने किया तो वे काफ़ी अपनी मांग की प्रकृति को समझ नहीं पाए। विद्वान वेंकट ढलीपाल ने कहा कि थॉट्स ऑन पाकिस्तान ने एक दशक तक भारतीय राजनीति को रोका। इसने मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच संवाद के पाठ्यक्रम को निर्धारित किया जो भारत के विभाजन के लिए रास्ता तय किया। हालांकि मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग की विभाजनकारी सांप्रदायिक रणनीति के घोर